नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 28 मार्च 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है? तो आज 4 इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट न्यूज़ है दोस्तों। एक तो फाइनेंस बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया है। लोकसभा में काफी भीषण अपोजिशन हो रहा था जब ये फाइनेंशियल बिल पास हो रहा था। फाइनेंशियल बिल बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं इसका एक बेसिक आइडिया मैंने यहाँ पे दे दिया है। फिर आगे ओवरऑल किसी बोरोवर के अकाउंट को फ्रीज करने से पहले उस बोरोवर के सबमिशन को सुनना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक जजमेंट बोला है, इनफैक्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अफर्म किया है और बोला है कि जब भी आप किसी भी बोरोवर के अकाउंट को फ्रीज करते हो तो ओवरऑल आप उसके पैसे के फ्लो को फ्रीज कर रहे हो। तो ये करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर बोरोवर का एक रिटन स्टेटमेंट, एक उसको अपने आप को डिफेंड करने का मौका तो देना ही चाहिए। एनसीईआरटी की किताबें बदली जा रही हैं दोस्तों। 2024-25 एकेडमिक कैलेंडर से एनसीईआरटी की नई किताबें अवेलेबल होगी, इसके बारे में बात करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से ये स्टेप है। और इंडिया के अंदर हीट एक्शन प्लान्स फेल हो रहे हैं वल्नरेबल ग्रुप्स की मदद करने में, इसको लेके एक आर्टिकल। उसके बाद एडिटोरियल्स में नेपाल के फ्रेजाइल कोलिशन को लेके एडिटोरियल, इसके बारे में हमने पहले बहुत सी बातें की हैं, एक बार फिर से देख लेंगे। वही पुष्प कमल दहल प्रचंड, वही केपी शर्मा ओली, वही शेर बहादुर देवबा, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। फिर हेलीकॉप्टर प्रोग्राम इंडिया का क्यों खतरे में, इसके बारे में बात करेंगे। G20 विजन फॉर ओशन कॉमन्स, इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। केरला में कैसे एक बिशप बीजेपी की हेल्प कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। चाइना वर्सेस ताइवान की जो डिबेट है, इसमें कैसे धीरे धीरे सपोर्ट थोड़ा बहुत चाइना की तरफ जा रहा है। जैसे रिसेंटली होंडुरस ने ताइवान का डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन छीन लिया, इसके बारे में बात करेंगे। और इंडियन वुमेन बॉक्सर्स कैसे ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू लोगों का परसेप्शन बदल रही हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली वर्ल्ड चैंपियनशिप में कैसे हमारी वुमेन बॉक्सर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, इसको लेके एक आर्टिकल है। तो इतने आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले दोस्तों, वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। ट्रांजिएंस। ट्रांजिएंस मतलब द स्टेट और फैक्ट ऑफ लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। कोई चीज जो बहुत ट्रांजिटरी हो, ज्यादा लंबे समय तक ना टिके, मतलब जल्दी अपने आप को बदल ले। जैसे ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस। लाइफ में कभी कभी ओवरऑल खुशी आती है, कभी कभी दुख आता है। तो मतलब कोई भी चीज परमानेंटली लंबे समय तक नहीं टिकती, छोटे समय के लिए टिकती है और फिर उसका नेचर बदलता है। तो उसको आप बोलते हो ट्रांजिटरीनेस, बदलते रहना। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन दोस्तों। चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर की रिकमेंडेशन को यूट्यूब के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। चलिए पहली न्यूज, जीएस पेपर 2 पार्लियामेंट एमिड प्रोटेस्ट फाइनेंस बिल अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस। तो बजटरी एक्सरसाइज 2023-24 की यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने फाइनेंस बिल 2023 को अप्रूव कर दिया है। एक छोटी सी गलती हो गई थी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के रेट्स के रिस्पेक्ट में जो बजट में प्रोविजंस लाए गए थे, तो उसके लिए एक छोटा सा अमेंडमेंट बिल भी यहां पे पास किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। बजट का प्रोसीजर आपको पता है। बजट या फिर आप कह लो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंट्रोड्यूस करने के बाद डिमांड ऑफ ग्रांट्स के ऊपर कुछ 1 से 1.5 महीने तक डिस्कशन वगैरह चलता रहता है। कमेटी इसको पेरूज करती हैं, फाइनली फाइनेंस बिल पास होता है और उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू पैसा सरकार के अकाउंट में पहुंच जाता है। मतलब ओवरऑल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकल के सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्रीज को मिल जाता है ग्राउंड लेवल पे खर्च करने के लिए। तो भैया राज्यसभा के अंदर चेयरमैन जगदीप धनखड़ साहब ने ओवरऑल फाइनेंस बिल को वॉइस वोट पे रखा, वहां से पास हो गया। कोई बहुत इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स या डिस्कशन नहीं हुए। और उसके बाद दोपहर में जो अमेंडेड बिल था वो लोकसभा के अंदर क्लियर हो गया। लोकसभा में भारी अपोजिशन हो रहा था, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर बहुत चिल्ला रहे थे, वेल ऑफ द हाउस में आ गए। उसके बाद भी यहाँ पे ये फाइनेंस बिल पास हो जाता है। तो फाइनेंस बिल एज द नेम सजेस्ट ये कंट्री के फाइनेंसेस को कंसर्न करता है। टैक्सेस की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बोरोइंग्स, रेवेन्यूज, इन सब चीजों के रिस्पेक्ट में फाइनेंस बिल बात करता है। रूल 219 of the rules of procedure of the Lok Sabha states that finance bill means bill ordinarily introduced in each year to give effect to the financial proposals of the government of India for the following financial year and includes a bill to give effect to supplementary financial provisions for any period। देखिए बजट के अंदर ओवरऑल सरकार कहां पे क्या इंटेंड कर रही खर्च करने का, इसके बारे में प्रपोजल सामने रखा गया। उस प्रपोजल को अलग अलग कमिटीज ने ओवरऑल यहां पे पेरूज किया, डिमांड फॉर ग्रांट्स को, और फाइनली फाइनेंस बिल के थ्रू इस पर्टिकुलर बजट को पास कर दिया गया। अब यहां पे जब फाइनेंस बिल की बात आ रही तो 2 चीजों पे आपका ध्यान जाएगा, मनी बिल और फाइनेंस बिल। ये मनी बिल फाइनेंस बिल मैंने लक्ष्मीकांत में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया। आप मनी बिल मेरे नाम के साथ सर्च मारिए,
या फाइनेंस बिल, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी, सर्च मारिए, आपको मेरी लक्ष्मीकांत की वीडियोस मिल जाएगी। लक्ष्मीकांत की होलिस्टिक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर अब तक आपने नहीं देखी है जरूर देख लीजिए। मनी बिल की बात करें तो आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मनी बिल की बात की है। फाइनेंस बिल दो प्रकार के होते हैं, फाइनेंस बिल ऑफ टाइप 1 आर्टिकल 117 क्लॉज है, फाइनेंस बिल ऑफ टाइप 2 आर्टिकल 117 क्लॉज 3। फाइनेंस बिल ऑफ टाइप 1 में वो मैटर्स जो मनी बिल के अंडर आते हैं वो भी होते हैं और जनरल लेजिस्लेशन के मैटर्स भी होते हैं। और फाइनेंस बिल टाइप 2 की बात करोगे आप तो ओवरऑल वो मैटर्स जो आर्टिकल 110 मनी बिल के अंदर आते हैं वो फाइनेंस बिल टाइप 2 के अंदर नहीं आते। इसलिए आप देखोगे कि फाइनेंशियल बिल्स ऑफ टाइप 2 में राज्यसभा को एक एडेड पावर मिली हुई है व्हेन कंपेयर्ड टू मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स ऑफ टाइप 1। लक्ष्मीकांत की वीडियोस देखी जाके दोस्तों मनी बिल और फाइनेंस बिल के रिस्पेक्ट में इस टॉपिक को डिटेल में मैंने घंटों में समझा रखा है। यहां तो ऑब्वियसली बात है करंट अफेयर्स के साथ बता रहा हूं तो एक लिमिटेड ही बताऊंगा। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 जुडिशरी, बोरोवर शुड बी हर्ड बिफोर अकाउंट्स और क्लासिफाइड एज फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि जो भी बोरोवर्स हैं जिन्होंने बैंकों से पैसा ले रखा है, इनके अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर करने से पहले इनकी बात तो आपको एटलीस्ट सुननी ही पड़ेगी। मतलब एक पर्टिकुलर बोरोवर ने फ्रॉड किया तो सीधे उठा के आप उसका अकाउंट फ्रीज कर दो, ये सही नहीं होगा। ये जजमेंट दिया है बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। इन्होंने बोला है कि जब आप एक अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर करते हो अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्ट बाय कॉमर्शियल बैंक्स एंड सेलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डायरेक्शन 2016, तो इसके सिविल कंसिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पर्टिकुलरली उन बोरोवर्स के लिए जिनका अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। और इस पर्टिकुलर मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड से सिविल डेथ हो जाती है बोरोवर्स की, क्योंकि उन बोरोवर्स के हाथ में कुछ पैसा बचता ही नहीं है, वो फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो चुके होते हैं। अगर उनका कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट है तो वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अगर उनका बिजनेस धंधा थोड़ा बहुत ठीक डायरेक्शन में जा रहा है तो एकदम से उनके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, वो अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज पूरी नहीं कर पाएंगे। तो अगर नॉर्मल कोर्स में चीजों को सुधार भी सकते होते तो चीज उनके हाथ से बाहर निकल गई और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यहां पे वायलेट हो गया। ऑडी एल्टेरम पार्टम की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, ऑडी एल्टेरम पार्टम, इसका क्या मतलब है? हियर द अदर साइड। तो बेसिकली बोरोवर्स के अकाउंट को ब्लैक लिस्ट करने से पहले, उनके अकाउंट को फ्रीज करने से पहले उनकी सुनना जरूरी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाय कॉमर्शियल बैंक्स एंड सेलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डायरेक्शन 2016, जिसको आप बोलते हो मास्टर डायरेक्शंस ऑन फ्रॉड, इसके अंदर आप किसी का अकाउंट फ्रीज कर रहे हो तो करने से पहले उसकी बात सुननी पड़ेगी। रूल ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम को यहां पे मानना पड़ेगा। आर्बिट्रेरीनेस को यहां पे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता इवन बैंकों के द्वारा। ऐसा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने अपने 59 पेज के वर्डिक्ट में यहां पे बोला है। बेसिकली इससे पहले ओवरऑल तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी यही बोला था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी मास्टर डायरेक्शन ऑफ फ्रॉड के रिस्पेक्ट में बोला था कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना जरूरी है, ऑडी अल्टरम पार्टम को फॉलो करना जरूरी है। किसी भी बोरोवर के अकाउंट को फ्रीज करने से पहले, उसको ब्लैकलिस्ट करने से पहले उसका सबमिशन लेना जरूरी है। जैसे होता है ना दोस्तों कि किसी के ऊपर रेप का इल्जाम लगा या मर्डर का इल्जाम लगा तो कोर्ट में ओवरऑल प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो कोर्ट में जिसके ऊपर इल्जाम लगा है उसको भी बोलने का मौका दिया जाता है ताकि उसको सजा देने से पहले उसका व्यू पॉइंट सुना जा सके, क्या वो अपने आप को निर्दोष साबित कर पा रहा है। तो उसी प्रकार से सिविल ऑफेंसेस में भी जहां पे अकाउंट में बोरोवर ने अपनी टाइम लिमिट्स को वायलेट किया है, उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेने से पहले सुनना पड़ेगा। बैंक का क्या बोलना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या बोलना है कि साहब हमने तो इनको पैसा प्री डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस पे दिया था, हमारा पैसा ये हमारी डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से वापस नहीं कर रहे हैं, तो हम तो एक्शन लेंगे ना। बैंक नेचुरली सोचेगा। आप सोचो, बैंक ने जब कस्टमर के साथ डीलिंग की थी और मान लो 2 करोड़ का या 5 करोड़ का कितना भी लोन दिया था, तो कस्टमर ने बोला था कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस में मैं पैसा आपको वापस करूंगा। बैंक और कस्टमर दोनों ने डिसाइड किया था। अब कस्टमर बाद में बोल रहा है कि यार मेरी तो इकोनॉमिक हालत बदल गई है, मैं थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस बदलना चाहता हूं। बैंक बोलेगा पागल हो क्या, तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशंस चलते मुझे नुकसान हो जाएगा, तो बैंक कस्टमर का अकाउंट फ्रीज कर देगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोल रहे नहीं फ्रीज कर सकते, आपको कस्टमर की बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, तो आरबीआई का अपना लॉजिक है, कोर्ट्स का और कंज्यूमर्स का अपना लॉजिक है। आपका इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब यहां पे ग्रेविटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस के रिस्पेक्ट में क्या बोल रहे हैं अगर बोरोवर्स के अकाउंट फ्रीज होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अ बोरोवर्स अकाउंट एज फ्रॉड under the master directions of fraud virtually leads to a credit freeze for the borrower who is debarred from raising
फाइनेंस फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट्स। तो किसी बोरोवर को अगर आप बार करते हो, ब्लैकलिस्ट करते हो, तो वो कैपिटल मार्केट से, फाइनेंशियल मार्केट से पैसा नहीं उठा सकता, उसकी सिविल डेथ हो जाएगी, जो पैसा उसमें पड़ा है उसको एक्सेस ना करके ओवरऑल वो अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को पूरा नहीं कर सकता, जो थोड़ा बहुत बिजनेस चल रहा होगा वो भी उसका बैठ जाएगा। तो इसके राइट्स, प्रिविलेजेस, नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है। अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 एजुकेशन, स्टूडेंट टू गेट न्यू टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम एनसीईआरटी आफ्टर गैप ऑफ नियरली 20 ईयर्स। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको अगस्त 2022 में रिलीज किया गया है, इनके प्रोविजंस को मानते हुए 2 डेकेड्स के बाद अपडेटेड टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी की रिलीज की जाएंगी फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2024-2025। तो 2024-25 एकेडमिक ईयर से नई टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी की रिलीज की जाएंगी। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान साहब यहाँ पे नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग ले रहे थे और उन्होंने एनसीएफ के एजेंडा को आगे ले जाने की बात की। देखिए, एनसीएफ के अंदर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अभी प्री स्कूल से लेकर क्लास 2 तक का रिलीज किया गया है उन बच्चों के लिए जो कि 3 से 8 साल की एज ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, बाकी क्लासेस का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अभी रोल आउट होना बाकी है। अगर आप देखो तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर कक्षा 1 और कक्षा 2 की जो किताबें हैं वो इस महीने के एंड तक आ जाएंगी। धीरे धीरे करके अलग अलग क्लास की किताबें 22 अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज की जाएंगी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में साफ साफ लिखा है इम्पार्टिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए किताबों को अलग अलग भाषा में रिलीज करना जरूरी है। तो बेसिकली यहाँ पे बड़े स्केल पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो बेसिक गाइडलाइंस थी उनको यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। टेक्स्ट बुक को उस हिसाब से अमेंड किया जा रहा है। एक जादुई पिटारा मैजिक बॉक्स भी यहाँ पे हर पर्टिकुलर स्कूल को अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का एक्सेस उस स्कूल के बच्चों के पास जा सके। इंडिया में लगभग 14,80,000 स्कूल हैं जिसमें 28,000 सीबीएसई स्कूल्स हैं, 2,000 आईसीएसई स्कूल्स हैं, 3,000 इंटरनेशनल बैकलरेट स्कूल्स हैं और बाकी सब राज्य की सरकार के बोर्ड वाले स्कूल्स हैं। तो ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स के, ये तो सीबीएसई स्कूल से किए जा रहे हैं और इन चेंजेस के हिसाब से राज्य की सरकार के जो बोर्ड हैं वो भी अमूमन कुछ ऐसे ही अपने लर्निंग मटेरियल्स को अमेंड कर लेंगे। ठीक है भाई। तो अगर आप देखो तो कक्षा 1 और कक्षा 2 की जो नेशनल करिकुलम अलाइंड बुक्स हैं 2022 की, इनको ऑलरेडी पब्लिश किया गया है प्राइवेट पब्लिशर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। एनसीएफ ने अपनी गाइडलाइंस में साफ साफ बोला है that students learning should be planned keeping in mind Indian roots and proposed a 5-step learning process और पंचाड़ी for children at the preschool और foundation levels। तो बेसिकली नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की गाइडलाइंस ये बोलती है कि बच्चों को जब भी आप पढ़ाओ तो उनकी एनालिटिकल पर्सपेक्टिव को पढ़ाओ और कुछ इस तरीके से पढ़ाओ कि वो इंडियन रूट्स के साथ जुड़े रहें। और इसके लिए 5-स्टेप लर्निंग प्रोसेस अपनाया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, पंचाड़ी नाम का, जिसमें अदिति आता है जिसमें आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो, बोध आता है जिसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हो, अभ्यास आता है जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो, प्रयोग आता है जिसमें आप उस सीखी हुई चीज को ग्राउंड लेवल पे एप्लीकेशन करोगे, उसका प्रसार मतलब एक्सपेंशन। तो भैया एनसीएफ के हिसाब से, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बच्चों की मदद कर रहा है उनकी कॉग्निटिव और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए ताकि वो रियल लाइफ सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। ठीक है, सोशल और इमोशनल कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड के बारे में यहाँ पे बातचीत की जा रही है। वोकेशनल एजुकेशन पे एम्फेसिस दिया जा रहा है ताकि बच्चे एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप कर सकें और आगे आने वाले समय में अपने आप को एम्प्लॉयमेंट में गेनफुली एम्प्लॉय कर सकें। एनसीईआरटी की बात की जाए तो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप किया गया था। काम क्या है? assist and advise the central and state government on policies and programs for qualitative improvement in school education। Major objectives क्या हैं एनसीईआरटी के? Undertake, promote and coordinate research in areas related to school education। Next, prepare and publish model textbooks, supplementary material, newsletters, journals, developing educational kits, multimedia, digital materials। Organize pre-survey and in-service training of teachers। फिर develop and disseminate innovative educational techniques and practices। फिर collaborate and network with state educational department, universities, NGOs। फिर act as a clearing house for ideas and information in matters related to school education। फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और एनसीईआरटी बेसिकली इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है बायलैटरल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स की दूसरे कंट्रीज के साथ। तो स्कूल एजुकेशन के फील्ड में हमारे देश के स्कूल जो बाकी देश के स्कूलों के साथ एंगेज करते हैं उसमें ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन एजेंसी भी एनसीईआरटी है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करो तो ये फ्रेमवर्क है फॉर द क्रिएशन ऑफ स्कूल सिलेबाई एंड राइटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स।
यहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिसेस के रिस्पेक्ट में भी बात की जाती है। 4 इश्यूज को एड्रेस करता है: एजुकेशनल पर्पस, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, असेसिंग लर्नर। आगे आ जाते हैं। जीएस पेपर 3 स्टडी रिपोर्ट्स। हीट एक्शन प्लान्स इन इंडिया फेल टू आइडेंटिफाई वल्नरेबल ग्रुप्स स्टडी। तो भैया केंद्र की सरकार ने यहाँ पे एक स्टडी कंडक्ट कराई है 18 स्टेट्स के, टोटल 37 हीट एक्शन प्लान। तो मतलब 18 राज्यों में अलग अलग लेवल पे 37 हीट एक्शन प्लान बनाए गए। अब ये हीट एक्शन प्लान बनाता कौन है? तो राज्य की सरकार बनाती है, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट की जो लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह हैं, वो बनाती है म्यूनिसिपल लेवल्स पे। तो भैया राज्य की लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, म्यूनिसिपल लेवल पे हीट एक्शन प्लान बने होते हैं। तो 18 राज्यों के ऐसे 37 हीट एक्शन प्लान को केंद्र की सरकार ने स्टडी किया। सिटी लेवल के 9 थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के 13 थे, स्टेट लेवल के 15 थे, और इसके बेसिस पे अपनी यहां पे रिपोर्ट दी गई। केंद्र की सरकार के हिसाब से ओवरऑल वार्मिंग वेदर इन इंडिया के आफ्टर इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस को टैकल करने के लिए जो ये हीट एक्शन प्लान बनाए गए हैं कितने इफेक्टिव हैं। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में पता चलता है कि सारे के सारे हीट एक्शन प्लान फेल हो जाते हैं टू आइडेंटिफाई एंड टारगेट वल्नरेबल ग्रुप्स एंड आर अंडर फंडेड विद अ वीक लीगल फाउंडेशन एंड आर इनसफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट। मतलब जो वल्नरेबल ग्रुप है उस पर्टिकुलर इलाके में उनको ये हीट एक्शन प्लान सपोर्ट नहीं देता। इन हीट एक्शन प्लान्स को प्रॉपर तरीके से फंडिंग नहीं मिल पा रही तो ग्राउंड लेवल पे क्या ही काम करेंगे। इनके लीगल फाउंडेशंस वीक हैं, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है इन हीट एक्शन प्लान की ये क्लियर नहीं, और इनसफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, प्रॉपर तरीके से काम कौन करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन अकाउंटेबल है, कुछ भी नहीं है ऐसा। देखिए बढ़ती हीट ग्लोबल वार्मिंग में अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज लेके आएगी हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी की तरफ। आगे आने वाले समय में हीट वेव्स का क्वांटम और आप कह लो टाइम ड्यूरेशन दोनों बढ़ेगा। प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ एक्सट्रीम हीट्स हमें सफर करने को मिल सकती है, और आगे आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज तो होगा ही ना। पिछले कुछ सालों में लैंडमार्क हीट वेव्स देखने को मिली हैं, 1998 में, 2002, 2010, 2015, 2022। उसकी वजह से बड़े स्केल पे लोग मरे भी हैं। एक्सटेंसिव इकोनॉमिक डैमेज हुआ है इन हीट वेव्स की वजह से। लेबर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हुई है, वाटर अवेलेबिलिटी इफेक्ट हुई है, एग्रीकल्चर और एनर्जी सिस्टम यहां पे इफेक्ट हुआ है इन लैंडमार्क हीट वेव्स के चलते। तो यहां पे हीट एक्शन प्लान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। इन हीट एक्शन प्लान के अंदर प्रॉपर प्रिपरेटरी एक्टिविटीज होना, पोस्ट हीट वेव रिस्पांस मेजर्स को ओवरऑल इंप्लीमेंट करना, ये सब बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट केंद्र की सरकार की बताती है कि केवल 2 हीट एक्शन प्लान ऐसे हैं जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं। ठीक है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट मतलब वो कोशिश करते हैं उन लोगों को ट्रैक करने की जो एक्चुअली में वल्नरेबल है, जैसे बूढ़े लोग हो गए, एल्डरली हो गए, आउटडोर वर्कर्स हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई। तो हीट वेव में ये लोग थोड़ा डिसएडवांटेज पे हैं। लेकिन ओवरऑल जिन हीट एक्शन प्रोग्राम में वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किया भी, उस हीट एक्शन प्रोग्राम में इन वल्नरेबल लोगों को बचाने के लिए कोई खासा स्टेप्स नहीं लिए गए। कुछ जनरल किस्म के सॉल्यूशन दे दिए गए, ओवरऑल नाम करने के लिए यहां पे हीट एक्शन प्लान बना दिया गया। ग्राउंड लेवल पे वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। केवल 3 हीट एक्शन प्लान इन 37 में से फंडिंग सोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं। 8 हीट एक्शन प्लान में इंप्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट से ये बोला जाता है कि आप सेल्फ एलोकेट करो रिसोर्सेज को। मतलब बेसिकली यहाँ पे पैसों की भारी कमी हो सकती है, राज्य की सरकार के पास वैसे भी पैसों की कमी रहती है, तो उस कंटेक्स्ट में फंडिंग भी इनफ नहीं मिल पाती इन हीट एक्शन प्रोग्राम की। इनकी कोई नेशनल रिपोजिटरी नहीं है, बहुत कम हीट एक्शन प्रोग्राम है जो कि ऑनलाइन लिस्ट किए गए हैं। समय समय पे इनको पीरियोडिकली अपडेट भी नहीं किया जाता है। तो पॉइंट ये है कि हम हीट एक्शन प्लान को बना रहे हैं वो जरूरी है, बट प्रॉपर तरीके से हीट एक्शन प्रोग्राम को एनविसेज नहीं कर रहे हैं। हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में डिक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी की वजह से, एग्रीकल्चर में सडन और फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस की वजह से बड़े इकोनॉमिक लॉसेज होंगे। अनबियरेबली हॉट सिटीज आ जाएंगी जब हीट वेव्स और फ्रीक्वेंट और इंटेंस होंगे। इसलिए सीपीआर की रिपोर्ट ये बोलती है कि एचएपी आइडेंटिफाई करें सोर्स ऑफ फंडिंग को, ओवरऑल अपनी फंडिंग इंडिपेंडेंस को मेंटेन करें, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करें कि कैसे ये एक्शन प्लान ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तब जाके हम एक्सट्रीम हीट से ओवरऑल बच पाएंगे। और ये जो एक्सट्रीम हीट है ये ओवरऑल आगे आने वाले समय में लोगों की हेल्थ को भी अफेक्ट करेगी, इनकम को भी अफेक्ट करेगी। तो हीट एक्शन प्लान को ग्राउंड लेवल पे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना जरूरी है। भाई एडिटोरियल पे आ जाते हैं। पहला एडिटोरियल, नेपाल अ क्रूकेबल ऑफ फ्रेजाइल कोलिशन। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैंने पहले कई बार ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ।
25 दिसंबर 2022 को इलेक्शन के बाद कोalition की सरकार बना के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठे पुष्प कुमार दहल प्रचंड मॉयस सेंटर के लीडर थे। मैं बता दूं, मॉयस सेंटर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट पाई थी। जो इलेक्शंस हुए नेपाल में, नंबर 1 पे थी नेपाली कांग्रेस, नंबर 2 पे थी यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, तीसरे नंबर पे थी मॉयस सेंटर। मॉयस सेंटर के लीडर पुष्प कुमार दहल प्रचंड पागल हो रखे थे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो पहले तो उन्होंने नेपाली कांग्रेस के साथ कोalition किया था, फिर वो कोalition तोड़ दिया। उनको लगा कि शेर बहादुर देवबा नेपाली कांग्रेस के बन जाएंगे पीएम, और फिर इस मॉयस सेंटर ने यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट केपी शर्मा ओली के साथ अलायंस कर लिया, वही अलायंस जो उन्होंने 2 साल पहले तोड़ा था। ठीक है ना। अब आप देखो तो 25 दिसंबर 2022 के बाद से अब तक 2 बार यहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो चुका है नेपाल की पार्लियामेंट में। एक बार 10 जनवरी 2023 को, एक बार 20 मार्च को। तो अपने आप में ये नेपाल की इनस्टेबल पॉलिटिक्स को दिखाता है। जब नेपाली कांग्रेस लेड 5 पार्टी अलायंस बना था, जिसमें शुरुआत में मॉइस्ट सेंटर के लीडर पुष्प कुमार दहल प्रचंड भी उस कोalition में थे, वो कोalition जीत गया। 275 मेंबर हाउस में केवल 2 शॉट था वो मेजॉरिटी। तो नेचुरली उस कोalition को सरकार बनानी चाहिए थी, बट उस कोalition की सरकार इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि पुष्प कमल दहल को किसी भी हाल में प्राइम मिनिस्टर बनना था। तो शेर बहादुर देवबा को डिच करके वो केपी शर्मा ओली से मिल गए। अब केपी शर्मा ओली खुद यहां पे हीरो हैं। केपी शर्मा ओली के पास मेजॉरिटी थी 275 सीटों में, केपी शर्मा ओली की यूएमएल के पास 78 सीटें थी, और इनकी पुष्प कमल दहल की पार्टी के पास केवल 32 सीटें थी। तो जब यहां पे सरकार बन गई केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड की, तो भले ही प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड थे, बट चल केपी शर्मा ओली की रही थी। तो जितनी भी स्ट्रेटेजिक पोस्ट थी, जैसे स्पीकर ऑफ द हाउस, चेयर ऑफ द नेशनल असेंबली, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 12 कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस के हेड, ये सब ओवरऑल किसने चुने? केपी शर्मा ओली ने चुने। तो कहने को आपके पुष्प कमल दहल प्रचंड प्राइम मिनिस्टर थे, बट पीछे से डिसीजन कौन ले रहा था? केपी शर्मा ओली। फिर एंड में आया प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पूरा जोर लगा दिया कि यार प्रेसिडेंट तो अपने मन का चुनूंगा मैं। केपी शर्मा ओली की यूएमएल बोली नहीं, हम अपने मन का चुनेंगे। दोनों के बीच में बात नहीं बनी। और प्रेसिडेंट की पोस्ट एक्चुअली में नेपाल के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल है। विद्या देवी भंडारी जब प्रेसिडेंट थी ओवरऑल नेपाल के अंदर, उन्होंने केपी शर्मा ओली की सरकार को बहुत हद तक बचाया था। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ओवरऑल अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कब्जा करने के लिए ये पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस आपस में एक दूसरे के साथ कंपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रेसिडेंट की पोस्ट के चुनाव को लेकर तो खासा कर बवाल हो गया, क्योंकि कई बार पहले भी प्रेसिडेंट ने कैबिनेट के डिसीजंस को ब्लॉक किया है। तो ओवरऑल एक कोalition पॉलिटिक्स में अगर अपोजिशन पार्टीज प्राइम मिनिस्टर को कुछ ना करने देने चाहें तो प्रेसिडेंट काफी हैंडी आ सकता है। तो नेपाल की पॉलिटिक्स में उनके इंटरनल डोमेस्टिक कंसीडरेशंस तो बहुत ज्यादा हैं ही, जियोपॉलिटिक का भी यहां पे बहुत बड़ा इंपैक्ट है। यूएस भी यहाँ पे नेपाल की पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट होने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने की कोशिश कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बना ही लिया है। इंडिया तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत से प्लेयर्स हैं, खासकर ये जो यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की जो हेड है केपी शर्मा ओली, ये बहुत हद तक एंटी इंडिया है। अपने प्राइम मिनिस्टर टेन्योर में केपी शर्मा ओली ने इंडिया नेपाल के रिलेशंस को बियॉन्ड रिपेयर बिगाड़ दिया है। तो ये नेपाल की पॉलिटिक्स में बात हो रही है। देखिए, नेपाल की पॉलिटिक्स में सबसे खास बात दोस्तों ये कि अपॉर्चुनिज्म बहुत ज्यादा है। जो भी यहाँ पे चुन रहा है ना, उसका सोल टारगेट ये है कि यार कैसे अपनी कुर्सी पर बने रहो। लोगों के लिए तो बाद में देखेंगे, लोग जाए भाड़ में, कुर्सी पर बने रहना जरूरी है। और जब तक आप ये व्यू पॉइंट लेके चलते हो, आप बस अपनी पॉलिटिक्स करते रह जाते हो, लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचते हो। कुछ ऐसा ही हो रहा है नेपाल में। फिर नेक्स्ट, हेलीकॉप्टर प्रोग्राम कैन नॉट गो इनटू अ टेलस्पिन। केपी संजीव कुमार साहब ने आर्टिकल लिखा, फॉर्मल नेवल एविएटर एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए। ओवरऑल इंडिया के जो इंडिजीनियस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैं ध्रुव, इसमें से जो ध्रुव IN-709 है इंडियन नेवी का, ठीक है ना। देखिए, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 MRs में एक हेलीकॉप्टर है ध्रुव IN। अब 8 मार्च 2023 को ओवरऑल एक इंसिडेंट हो गया। रूटीन फ्लाइट पे था ये MR हेलीकॉप्टर IN-709। एकदम सडन लॉस ऑफ पावर एंड सडन लॉस ऑफ हाइट इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर में देखने को मिला। मुंबई के कोस्ट के पास था ये। तो जो 3 मेंबर का क्रू था उसने एक डिच लैंडिंग कराई। इसकी डिच लैंडिंग में इस हेलीकॉप्टर को पानी के ऊपर उतारा गया। यहां पे क्रू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्रू को प्रॉपर तरीके से रिकवर कर लिया गया और हेलीकॉप्टर को बड़े इक्विपमेंट्स में टांग के ऑफशोर ले आया गया। तो ठीक है, इंडिया ने इस पर्टिकुलर इवेंट को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया।
लेकिन अपने आप में टेंशन की बात दोस्तों ये है कि ओवरऑल एडवांस्ड इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर में इस प्रकार के टेक्निकल माल फंक्शन हो रहे हैं। इंडिया की एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की जो फ्लीट है, जब से इसके इंटेंसिव फ्लाइंग एंड ट्रायल्स यूनिट बनाई गई है इंडियन नेवी एयर स्टेशन INS गरुड़ कोची केरला में 2003 से, उसके बाद से पहला इंसिडेंट देखने को मिल रहा है। वैसे तो देखा जाए 17 मेजर इंसिडेंट्स ALH के हो चुके हैं। इस पर्टिकुलर इंटेंसिव फ्लाइंग और ट्रायल यूनिट्स के रिस्पेक्ट में ये जो आपकी इंडिजीनियस सीरीज लॉन्च हुई है MK3 की, इसमें ओवरऑल कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ था, लेकिन अब वो भी हो गया है। फॉर्चुनेट बात यहां पे ये है कि इसमें जानमाल को नुकसान नहीं हुआ। अगर आप देखो तो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड जितने हेलीकॉप्टर्स ALH फ्लीट के ऑपरेट करते हैं उसमें इंसिडेंट नहीं हुआ था। वैसे तो 17 इंसिडेंट हुए थे, बट इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के पास जितने हेलीकॉप्टर थे उसमें इंसिडेंट नहीं हुआ है। एक इंसिडेंट अभी इसके पैरेलल और हुआ है। कब? 26 मार्च को। 26 मार्च को इंडियन कोस्ट गार्ड का एक ALH MK3 MR CG-855 हेलीकॉप्टर टेस्ट फ्लाइट पे था और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्रैश हो गया टेक ऑफ के जस्ट बाद। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स है ना दोस्तों, एक है IAN 709, एक है आपका CG-855। यार ये हेलीकॉप्टर्स ज्यादा उड़े नहीं है अभी, हार्डली 600 से 800 घंटे का इनका फ्लाइट आवर हुआ है। तो इतने कम फ्लाइट आवर के बाद भी इनके अंदर टेक्निकल मार्क्स फंक्शन हो रहा है, ये ओवरऑल इस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं। इस बात को लेकर थोड़ी टेंशन हो गई हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स में, इसलिए कि यहाँ पे एक नेवल बोर्ड ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। इंडियन आर्मी के मेंबर्स भी हैं इसमें, इंडियन एयरफोर्स के मेंबर्स भी हैं इसमें। तो ये जो मुंबई के पानी में ओवरऑल ये जो एयरक्राफ्ट डिच हुआ, अगर इसकी अवेलेबल वीडियो फुटेज आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस हेलीकॉप्टर के जो इमरजेंसी फ्लोट्स थे, जो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स थे, इन्होंने प्रॉपर तरीके से परफॉर्म किया। हेलीकॉप्टर की बॉयंसी को मेंटेन रखा गया, हेलीकॉप्टर डूबा नहीं, बुरी तरीके से क्रैश नहीं हुआ, लोगों की जान माल बच गई। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दोस्तों, क्या टेक्निकल माल फंक्शन हुआ? देखिए, इस समय पे जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की जो फ्लीट है ना, ध्रुव MK1, ध्रुव MK2, ध्रुव MK3, ध्रुव MK4, ये इंडियन नेवी की लाइफलाइन है। इंडिया में ऐसे बहुत से वल्नरेबल आउटस्कर्ट्स इलाके हैं जो हेलीकॉप्टर के थ्रू ही कनेक्टेड हैं। हमारी डिफेंस फोर्सेस के पास भी सप्लाई पहुंचाना, हमारे कोस्टल इलाकों में मैरीटाइम सर्विलेंस करना, ये सब ये हेलीकॉप्टर्स ही करते हैं। तो अगर ऐसे टेक्निकल एक्सीडेंट्स होंगे तो कहीं ना कहीं टेंशन की बात हो। खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि जितनी ALH की फ्लीट है सबको यहाँ पे ग्राउंड कर दिया गया एसेंशियल सेफ्टी चेक्स के लिए। एक हेलीकॉप्टर में जब कोई टेक्निकल माल फंक्शन होता है ना, पूरी फ्लीट को ग्राउंड नहीं किया जाता है अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई बहुत बड़ा माल फंक्शन आपको ना नजर आ रहा हो। तो अगर ये सच में बहुत बड़ा माल फंक्शन है तो कुछ समय के लिए हमको अपने पुराने चेतक हेलीकॉप्टर से काम चलाना पड़ेगा, जो अपने आप में टेंशन वाली बात है। हमने इतना पैसा और इतना टाइम लगा के ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बनाए हैं और एकदम से एक एक्सीडेंट की वजह से सारे ग्राउंड करने पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। ज्यादातर एयर एक्सीडेंट्स जो होते हैं, ऐसा बताया जाता है 80% से ज्यादा ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। लेकिन ओवरऑल जब एक एक्सीडेंट टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से हो तो समझ लो टेंशन वाली बात है। अगर क्रिटिकल फेलियर या ब्रेकेज होता है फ्लाइट कंट्रोल चेन में तो यह कैटेस्ट्रॉफिक हो सकता है। इसलिए सर्टिफिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी एयर फ्लाइंग मशीन को सर्टिफिकेशन दिया जाता है तो उसमें लेवल ऑफ रिलायबिलिटी और रिडंडेंसी, इन सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रखा जाता है। इस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में ऐसा बताया जा रहा था कि शायद जो फ्लाइट कंट्रोल रॉड्स थी ये ब्रेक हो गई थी, और ये फ्लाइट कंट्रोल रॉड्स लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल और कलेक्टिव कंट्रोल देती हैं हेलीकॉप्टर को। तो फ्लॉज को फिक्स करने के लिए ओवरऑल काफी कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तो यहाँ पे बनी है। जो रेगुलेटरी बॉडी है सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन बेंगलुरु में, इसने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को बहुत सीरियसली लिया है। ये अपनी अलग थीसिस कर रहे हैं। नो डाउट इंडिया का टारगेट है कि हम आत्मनिर्भर बने, हमारे पास खुद के बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स हो, हमें बाहर से हेलीकॉप्टर ना खरीदने पड़े, और उसमें हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए। IAN 709 CG-855 इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है, बट 600 से 800 घंटे कम उड़े और इतना टेक्निकल माल फंक्शन, एक्चुअली में टेंशन की बात है यहाँ पे। तो प्रॉपर तरीके से इस माल फंक्शन को दूर करना जरूरी है। सर्टिफिकेशन का एक पोटेंट प्रोसेस डिवाइस करना जरूरी है ताकि इस प्रकार के इवेंट्स को हम फ्यूचर में अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट है सीएट G20 विजन फॉर ओशन कॉमर्स। देखिए, इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी कैसे इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शंस को प्रमोट करेगी ब्लू इकोनॉमी लाने के लिए। ओशन की अगर आप बात करो तो ओशन अनट्रैवल्ड अपॉर्चुनिटी देता है हमारे प्लेनेट की प्रॉस्पेरिटी के लिए। ज्यादातर जो दुनिया भर की प्रॉस्पेरस सिटीज और कंट्रीज हैं, उनके प्रॉस्पेरस होने की वजह ओशन है। G20 कंट्रीज की बात करो तो दुनिया की 45% कोस्ट लाइन
G20 कंट्रीज में आती है और 21% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन G20 कंट्रीज में आता है। ये जो बेसिकली ओशंस हैं, ये रिजर्वायर हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के, क्रिटिकल रेगुलेटर्स हैं ग्लोबल वेदर और क्लाइमेट के, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल मेंटेन करते हैं ये ओशंस। तो बेसिकली ब्लू इकोनॉमी यहाँ बहुत जरूरी हो जाती है। ब्लू इकोनॉमी के अंदर ओशन डिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, सोशल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल सिक्योरिटी आती है। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी का तो ये बोलना है कि भारत के फ्लैग में जो ब्लू चक्र है ना, ये ओशन इकोनॉमी के पोटेंशियल को डिस्प्ले करता है। और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत कुछ किया है ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। सागरमाला इनिशिएटिव हम लेके आए पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए, शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी लाए डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग के लिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाए हैं ब्लू रेवोल्यूशन लाने के लिए थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज। मत्स्य योजना मतलब फिशरीज की बात हो रही। सागर मंथन लाए हैं कॉमर्शियल वेसल्स को ओशन में रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए। डीप ओशन मिशन लेके आए हैं ताकि डीप रिसोर्सेज इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हम लोग एक्सप्लोर कर सकें, उनको हार्नेस कर सकें अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कोस्टल रेगुलेशन जोन इंडिया ने अडॉप्ट किया है ताकि ओवरऑल कोस्टल रीजन्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव तरीके से मैनेज किया जा सके, हमारे मेरीन एरियाज इकोसिस्टम्स को हार्नेस भी किया जा सके, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनको प्रोटेक्ट भी किया जा सके। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 का होस्ट था इंडिया। उस समय पे इंडिया ने कॉल दी कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक्स को हम खत्म कर देंगे, ये सिंगल यूज प्लास्टिक्स ओशन के इकोसिस्टम के लिए अच्छी नहीं है। 2022 में ग्लोबल कम्युनिटी ने मिलकर एक मल्टीलैटरल ट्रीटी ऑन एड्रेसिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन भी बनाने की कोशिश की। उसी साल इंडिया ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को बदला 2022 में और पूरी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को बैन कर दिया। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिस्पेक्ट में पॉलिसीज लेके आए। तो प्लास्टिक को पैदा करने वाली कंपनीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई, खासकर ई कॉमर्स कंपनीज के ऊपर, कि जो आप ये सिंगल यूज प्लास्टिक्स यूज करते हो या तो ये रिलायबल हो या फिर आप इसके बजाय कोई अल्टरनेटिव लेके आओ। तो बेसिकली ये सब क्या है? ये सब दोस्तों वो स्टेप्स हैं जो इंडिया ने ओवरऑल एज इट्स इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं ओशन इकोनॉमी को लंबे समय में सस्टेनेबल बनाने के लिए और प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए। और इंडिया G20 प्रेसिडेंसी में ब्लू इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में बहुत कुछ कर रहा है, जैसे कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप के अंदर ब्लू इकोनॉमी को बहुत फोकस दिया जा रहा है। हाई लेवल प्रिंसिपल्स को यहाँ पे अडॉप्ट किया जा रहा है ताकि सस्टेनेबल और इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके ओशन और उसके रिसोर्सेज का, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्लाइमेट चेंज और बाकी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को भी हम टैकल कर पाएं। तो लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का कॉल दिया गया है मोदी जी के द्वारा, ताकि डेवलप्ड कंट्रीज में जो लोग माइंडलेस कंजम्पशन पैटर्न कर रहे हैं वो ना करें और ओवरऑल सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स की तरफ जाएं। ये सब बात है। पिछले एक डेकेड में G20 फोरम को बहुत से ओशन रिलेटेड इश्यूज के लिए इस्तेमाल किया है, जैसे G20 एक्शन प्लान और मेरीन लीडर, दौसा का ब्लू ओशन विजन, कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्रोग्राम। तो इन सब को रेगुलरली पेर्यूज करने की जरूरत है, इस पर क्या प्रोग्रेस हुई है उसको समय समय पे देखने की जरूरत है। इंडिया अपनी G20 प्रेसिडेंसी में ओशंस को प्रायोरिटाइज कर सकता है, ब्लू इकोनॉमी को प्रायोरिटाइज कर सकता है, इस क्रूशियल सब्जेक्ट के ऊपर पैन वर्ल्ड कॉपरेशन लेके आ सकता है। यहाँ पे ब्लू इकोनॉमीज को जो थ्रेटनिंग एक्सरसाइज है, जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ओशन एसिडिफिकेशन, सी लेवल राइज, इनके अगेंस्ट हम लड़ सकते हैं। जो मेरीन पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज को डिस्करेज कर सकते हैं, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो काफी कुछ G20 विजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लिख रखा है। तो मतलब इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंदर इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन लेना है ताकि हम सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी की तरफ जा सके और इंडिया को पूरा दम लगाना है। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, कोलैबोरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सब कुछ करना है। एक नॉवल फाइनेंस मैकेनिज्म लेके आना जिससे ब्लू इकोनॉमी को ओवरऑल एक पुश मिले, ब्लू बॉन्ड्स को ज्यादा इशू करवाना। और इन सब चीजों की बातें और फोरम्स में भी होती रहती है, जैसे UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमेटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन, यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी UNCLOS। तो यहाँ पे भी ओवरऑल ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के रिस्पेक्ट में बातचीत होती रहती। फिर भाई अगली न्यूज, अब बिशप्स हेल्प टू द बीजेपी। देखिए बेसिकली अभी हुआ क्या है कि बीजेपी और उसका जो आइडियोलॉज पार्टनर है RSS, ये केरला में ओवरऑल अपनी रीच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं केरला के, इनके साथ बातचीत होती रहती है बीजेपी की। तब हुआ क्या कि आर्च बाइशप जोसेफ पेम्प्लानी ऑफ द थैलेसेरी आर्च डियोस ऑफ द सीरियो मालाबार चर्च, इन्होंने ये बोल दिया कि अगर बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी नेचुरल रबर के दाम को 300 रुपया कर देता है, जो कि अभी के दाम से दुगने से भी ज्यादा है, तो उस केस में केरला के फार्मर्स वोट डाल के बीजेपी के कैंडिडेट को केरला के बिहाफ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देंगे।
अब इससे बीजेपी को एक बड़ा पुश मिला। वैसे तो नेचुरल रबड़ के दाम को 300 तो रुपए तक लेके जाना अपने आप में बड़ी बात है, बट बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स खुश हैं। ओवरऑल वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई, केरला के अंदर उनका पॉलिटिकल इंगेजमेंट और एक्सेप्टेंस बढ़ सकता है। लेकिन कांग्रेस का ये जो यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और जो सीपीआई-एम का लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उन्होंने बोला यार ये तो इमोशनल स्टेटमेंट है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, ये तो फार्मर्स का ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन है, फार्मर्स ये बताना चाहते हैं कि वो एक्चुअली में क्या चाहते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी लोगों ने इस प्रकार के स्टेटमेंट्स का यहाँ पे क्रिटिसाइज किया। तो बेसिकली बीजेपी का स्टैंड ऑथर यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को वू करना चाहते हैं, क्रिश्चियन धर्म गुरुओं को वू करना चाहते हैं, और एक एंटी मुस्लिम स्टांस लेके चल रही है बीजेपी कहाँ पे, केरला के अंदर। इससे लॉन्ग टर्म में बीजेपी को क्या एक पुश मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या बीजेपी आगे बढ़ पाएगी केरला में, वो तो देखो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि केरला में बहुत से फैक्शंस है। केरला की जो बीजेपी की स्टेट लेवल लीडरशिप है वो ओवरऑल क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ प्रॉपर एंगेज नहीं कर पा रही है। तो खुद बीजेपी पार्टी की हाई कमांड जो केंद्र की सरकार में बैठी है वो बीजेपी के मतलब क्रिश्चियन धर्म गुरुओं से बातचीत कर रही है। आगे आने वाले समय में क्या चर्च लीडरशिप को बीजेपी अपनी तरफ खींच पाएगी, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। सीरियन जैकोबाइट चर्च जो कि लेफ्ट फ्रंट की पार्ट मानी जाती है, उसको इस बात से प्रॉब्लम है कि सीपीआई-एम अपने स्टैंड ऑफ को ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ खत्म कर रहा है। तो बेसिकली ये जो चर्च और क्रिश्चियन कम्युनिटी है ना, इसके अंदर ही अंदर भी बहुत सारे इंटरनल अरेंजमेंट्स है। कुछ क्रिश्चियन ग्रुप्स लेफ्ट फ्रंट को सपोर्ट करते हैं, कुछ यूडीएफ को सपोर्ट करते हैं, कुछ ओवरऑल बीजेपी की तरफ एक टिल्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स केरला की इंटरनल काफी बटी हुई है। ये किस तरफ आगे जाएगी अभी के लिए तो देखो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट, dwindling allies। ताइवान इज फेसिंग प्रेशर एज चाइना रिलेशंस विद यूएस डिसोसिएट। देखिए, चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए 26 मार्च 2023 को हॉन्डुरस ने, और ताइवान को जो रिकॉग्निशन दिया था वो विड्रॉ कर लिया। तो ताइवान के पास अब केवल 12 ऐसी कंट्रीज हैं जो उसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज रखती हैं। उसमें कुछ बहुत छोटी छोटी कंट्रीज भी, जैसे वेटिकन सिटी हो गई, 4 छोटे छोटे पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स हैं, फिर साउदर्न अफ्रीका में एस्टाविनी, पैराग्वे, 6 सेंट्रल अमेरिकन और कैरेबियन नेशंस। तो इस प्रकार के देशों ने तैपाई को, ताइवान को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दिया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किंग गांग का यह बोलना है अपने हॉन्डुरन काउंटरपार्ट से कि आप हिस्ट्री के सही तरफ पे खड़े हैं। ताइवान की जो प्रेसिडेंट है साई इंगवेन, इनका यह बोलना है कि हम चाइना के साथ बिना मतलब की डॉलर डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ओवरऑल चाइना परसिस्टेंटली हर प्रकार की ताकत को इस्तेमाल करके ताइवान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर डाल रहा है, मिलिट्री की टर्म्स में इंटिमिडेट कर रहा है, रीजनल पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, वगैरह वगैरह। अब दोस्तों, चाइना के रिस्पेक्ट में ऑथर ये बोल रहा है ताइवान के रिस्पेक्ट में कि ये रहा चाइना, ये रहा ताइवान। ताइवान अलग है, चाइना अलग है, दोनों सेल्फ प्रकार से रूल कर रहे हैं। अगर ये स्टेटस को बना रहे ना तो सब बढ़िया रहे, लेकिन ये स्टेटस को यहां पे टूट रहा है। चाइना ओवरऑल इसके लिए ताइवान के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, ताइवान चाइना के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। एक्चुअली में यहां पे रिस्पॉन्सिबल चाइना ही है दोस्तों। देखिए, ताइवान एक डेवलप्ड कंट्री के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ा है। ताइवान की इकोनॉमी, ताइवान के लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट वो बहुत बड़ा है। 2 करोड़ 30 लाख की आबादी है लगभग ताइवान की, और ताइवान में डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स हैं। अब ओवरऑल डेमोक्रेटिक फ्रीडम आपको आज़ादी की तरफ लेके जाते हैं, और चाइना में आज़ादी का कंसेप्ट है नहीं, चाइना में डिक्टेटरशिप का कंसेप्ट है। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि लॉन्ग टर्म में चाइना को ये जो ताइवान का इंडिपेंडेंट स्टांस है वो पसंद नहीं आएगा। अब जब ताइवान की इकोनॉमी इतनी बड़ी है तो ये इकोनॉमिक डिसीजन सोवरेन तरीके से लेते हैं। तो इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे, ओवरऑल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट करेंगे, यूएस से मिलिट्री इंगेजमेंट बढ़ाएंगे। ये सब बातें चाइना को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी नहीं। चाइना चाहता है कि भाई तुम दब के रहो, कमज़ोर बन के रहो, हम जो बोले वो मान लो, हम तुमको लात मारे सुन लो। ताइवान इस सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल चाइना बोल रहा है कि ताइवान एक लिमिट से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वाले जो हिसाब है वो दिखा रहा है, इसको हम मानेंगे नहीं। तो कल की डेट में फोर्स से भी अगर हमें ताइवान को ओवरटेक करना पड़ा तो हम करेंगे। बेटर ये रहता अगर ओवरऑल ताइवान स्टेट की तरफ के दोनों कंट्रीज, ताइवान और चाइना, अपने अपने तरीके से रोल्व करते रहते, सेल्फ रूल करते रहते। लेकिन ओवरऑल चाइना को ताइवान का ये जो एक्स्ट्रा डेमोक्रेटिक पुश है वो पसंद नहीं आ रहा, और ताइवान यहां पे दबने को तैयार नहीं हो रहा। यूएस पीछे से ताइवान को सपोर्ट दे रहा है, आगे क्या होता है वो समय ही बताएगा। फिर इंडियन वुमेन बॉक्सर्स ने यहां पे ओवरऑल तारीफ का काम किया है। अभी दिल्ली वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई 2006 में, जब हुई थी तो एमसी मैरी कॉम, सरिता देवी, केसी लेखा और आरएल जनी ने गोल्ड मेडल जीते थे। अभी जब दिल्ली वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, और दिल्ली वर्ल्ड चैंपियनशिप में के बाद होगा हांगझोउ एशियन गेम्स। हांगझोउ एशियन गेम्स
क्वालिफाइंग इवेंट है 2024 के पेरिस ओलंपिक्स का। तो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं उसका क्वालिफाइंग इवेंट क्या है, हांगझाऊ एशियन गेम्स। तो इस कंटेक्स्ट में 17 साल पहले इंडिया ने 4 गोल्ड जीते थे, 1 सिल्वर जीता था, 3 ब्रॉन्ज जीते थे। वुमेन बॉक्सिंग उस समय पे 6 साल दूर थी ओलंपिक डबर्ट से। आज से 17 साल पहले मतलब 2006 की बात हो रही। तो 2006 में वुमेन बॉक्सिंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। उसके 6 साल बाद 2013 में वुमेन बॉक्सिंग ओलंपिक्स का पार्ट बनी और ओलंपिक्स में 300 प्लस एंट्रीज गई 65 कंट्रियों से। इस साल की वर्ल्ड चैंपियनशिप में निखत जरीन 50 केजी, लवलीना बोरगोहेन 75 केजी, स्वाति बोरा 81 केजी, नीतू गंगा 48 केजी ने भी गोल्ड मेडल जीता है इन लड़कियों ने। तो अपने आप में ओवरऑल ये वुमेन बॉक्सर्स एक स्टेटमेंट रख रही हैं सामने। ओवरऑल बॉक्सिंग के फील्ड में वुमेन के एम्फेटिक अराइवल को यहां पे अनाउंस कर रही हैं। फिर अलग अलग प्लेयर्स ने इंडिविजुअल तरीके से पहले क्या मेहनत की, क्या अचीव किया, इसके बारे में बात की गई है। फिर ये जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का मुद्दा चल रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ, इसको यहां पे रिजॉल्व करने की जरूरत है। ओलंपिक में से जो एक्सक्लूड किया जाता है बॉक्सिंग को, इन इश्यूज को परमानेंटली रिजॉल्व करके ओवरऑल इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इंश्योर करे कि जो बॉक्सिंग है वो मेन और वुमेन दोनों कैटेगरी में कंडक्ट की जाए ओलंपिक्स में। इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये आगे आने वाले समय में कोशिश करेगा कि इंडिया के अंदर और लुक्रेटिव और इलाइंट इवेंट्स इस पर्टिकुलर बॉक्सिंग के रिस्पेक्ट में हो, जिसमें केवल मेन नहीं वुमेन भी पार्टिसिपेट करें, चूंकि वुमेन इस पर्टिकुलर बॉक्सिंग के अरेना में जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है इंडिया की तरफ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर